क्या हो अगर मैं कहूँ कि वक्त में सफर करना, मतलब टाइम ट्रैवल मुमकिन है, और उसकी चाबी कहीं दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में एक ब्लैक होल के अंदर छुपी है। सुनने में तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन देखें, हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसके बिल्कुल केंद्र में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी हकीकत जहां वक्त और जगह, मतलब टाइम और स्पेस, वो अपने जाने पहचाने मायने खो देते हैं। बिल्कुल, एक बेहद अजीब जगह। और सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई उस दहलीज को पार कर ले तो शायद वो वक्त में आगे या पीछे भी जा सकता है। ये वाकई एक दिमाग हिला देने वाला विचार है ना? बिल्कुल। और आज हम इसी गहरे रहस्यमयी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि ब्लैक होल, उनके आसपास ये टाइम और स्पेस का अजीब बर्ताव, और फिर वर्म होल की जो बात होती है, और टाइम ट्रैवल की सैद्धांतिक संभावनाएं, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? तो ये ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों में से एक की गहन पड़ताल होने वाली है, कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये ब्लैक होल है क्या? मतलब हम सुनते तो बहुत है इनके बारे में, पर ये बनते कैसे हैं और इतने अजीब क्यों हैं? देखिए, ये सवाल ही अपने आप में ब्रह्मांड की विशालता और उसके अजूबों को दिखाता है। ब्लैक होल, जैसा आपने कहा, कोई छेद नहीं है असल में। ये पदार्थ है, अविश्वसनीय मात्रा में पदार्थ, जो एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमट गया है। अच्छा, कितना पदार्थ? सोचिए, हमारा सूरज है ना, उससे दसियों गुना या सैकड़ों गुना या लाखों गुना बड़ा कोई विशाल तारा। बाप रे। हाँ, वो अपनी करोड़ों साल की जिंदगी जीता है, अपना परमाणु ईंधन जलाता है, और फिर जब वो ईंधन खत्म हो जाता है तब उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की जो ताकत है वो हावी हो जाती है। कोई और बल उसे रोक नहीं पाता, और वो तारा अपने ही वजन तले पिचकना सिकुड़ना शुरू कर देता है। अपने वजन तले? बिल्कुल, अंदर ही अंदर वो सिकुड़ता जाता है, उसका घनत्व बढ़ता जाता है, और आखिरकार वो एक असीम रूप से छोटे और घने बिंदु में ढह जाता है। इसी बिंदु को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी? हाँ, और इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक तरह की अदृश्य बाउंड्री, एक सीमा बन जाती है। उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये नाम सुना है। हाँ, ये वो पॉइंट है, वो दहलीज है जिसके पार गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कुछ भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि रोशनी, प्रकाश की किरण भी नहीं। रोशनी भी नहीं? वो हमेशा के लिए अंदर कैद हो जाती है। ये सचमुच एक कॉस्मिक जाल है जिससे कोई वापसी नहीं। ये सोचना ही मतलब दिमाग घूम जाता है। एक पूरा तारा एक छोटे से बिंदु में, और इतनी कशिश की रोशनी तक कैद। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। स्रोत ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल का असर सिर्फ स्पेस पर नहीं, टाइम पर भी पड़ता है। ये कैसे होता है? हाँ, यहीं पर आइंस्टाइन का जीनियस और उनका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, सामने आता है। आइंस्टाइन? हाँ, आइंस्टाइन ने हमें एक बिल्कुल नई तरह से सोचना सिखाया। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई अनदेखी ताकत नहीं है जो चीजों को खींचती है। तो फिर क्या है? ये असल में स्पेस और टाइम जो एक साथ मिलकर एक 4 आयामी चादर या फैब्रिक बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। उस फैब्रिक में भारी चीजों की वजह से आने वाला झुकाव, या कह लीजिए गड्ढा है। अच्छा, जैसे चादर पर भारी गेंद रखने से होता है? बिल्कुल वही। जैसे आप एक चादर फैलाएं और उस पर एक भारी गेंद रखें तो चादर बीच में धंस जाती है, मुड़ जाती है ना? हाँ। बस वैसे ही ग्रह, तारे, ये सब अपने वजन से स्पेस टाइम की चादर को मोड़ते हैं, और इसी मुड़े हुए रास्ते पर दूसरी चीजें चलती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण की तरह महसूस करते हैं। समझ रही हूँ। अब सोचिए ब्लैक होल की, जिसका सारा का सारा वजन, सारा द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु सिंगुलैरिटी में जमा है। वो स्पेस टाइम की चादर को सिर्फ मोड़ता नहीं, वो क्या करता है? वो उसे लगभग फाड़ देता है, एक बहुत ही गहरा नुकीला कुआं बना देता है। ये जो विकृति है, ये डिस्टॉर्शन, ये इतना ज्यादा होता है कि उस इलाके में स्पेस और टाइम दोनों के नियम बदल जाते हैं। नियम बदल जाते हैं? हाँ, और आइंस्टाइन के सिद्धांत का एक सीधा नतीजा ये है कि जहां गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता है, वहां समय धीमा चलने लगता है। समय धीमा चलने लगता है? हाँ, ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम का ये खिंचाव, ये गड्ढा इतना गहरा होता है कि वहाँ समय की गति वाकई बहुत धीमी हो जाती है। समय का धीमा होना, इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं शायद।
ये सुनने में इतना अजीब है, क्या ये वाकई में होता है? हाँ बिल्कुल। ये कोई सिर्फ थ्योरी या कल्पना नहीं है। टाइम डायलेशन एक वास्तविक, जिसे मापा जा सकता है, वैसा प्रभाव है। सच में? हाँ, ये पृथ्वी पर भी होता है हर रोज, हालांकि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर। पृथ्वी पर कैसे? जैसे हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स हैं ना, जो हमें रास्ता बताते हैं। हाँ। वो पृथ्वी से काफी दूर हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम है, और वो बहुत तेज गति से घूम रहे हैं। इन दोनों वजहों से उनके लिए समय पृथ्वी की सतह की तुलना में थोड़ा तेज चलता है। अच्छा। हाँ, और अगर इस टाइम डायलेशन के लिए उनके क्लॉक्स को लगातार एडजस्ट न किया जाए तो कुछ ही घंटों में उनकी लोकेशन बताने की क्षमता गड़बड़ा जाएगी। वो गलत जगह बताने लगेंगे। अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था। तो ये होता है, लेकिन ब्लैक होल के पास वहां ये प्रभाव बहुत ज्यादा, मतलब नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। आइंस्टाइन की भविष्यवाणी यही है कि अगर आप किसी विशालकाय ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बहुत करीब पहुंच जाएं, मान लीजिए आप किसी तरह उसके चारों ओर एक सुरक्षित ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो आपके लिए उस ऑर्बिट में समय बहुत धीरे बीतेगा, जबकि कोई दूर बैठा देख रहा हो, जैसे कोई पृथ्वी पर, उसके लिए समय सामान्य गति से ही चलता रहेगा। कितना धीरे? क्या इसका कोई अंदाजा है? स्रोत में एक उदाहरण था शायद। हाँ, स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बल्कि मशहूर उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यात्री है जो उस ब्लैक होल के बहुत नजदीकी तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाले ऑर्बिट में सिर्फ 1 घंटा बिताता है। सिर्फ 1 घंटा? हाँ, लेकिन जब वो वापस लौटेगा, मान लीजिए किसी तरह वो वापस पृथ्वी पर आ जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पृथ्वी पर 7 साल गुजर चुके हों। क्या 1 घंटे के बदले 7 साल? हाँ, उसके लिए सिर्फ 60 मिनट बीते, लेकिन बाकी दुनिया 7 साल आगे बढ़ गई। इंटरस्टेलर फिल्म देखी है आपने? हाँ देखिए। वो पानी वाला ग्रह। बिल्कुल। वो जो गार्गेंचुआ ब्लैक होल के पास का ग्रह था, जहाँ का हर घंटा पृथ्वी के कई सालों के बराबर था। हाँ, याद आया। वो इसी टाइम डायलेशन के सिद्धांत का एक बहुत अच्छा, हालांकि नाटकीय चित्रण था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम किसी तरह ब्लैक होल के पास जाकर घूमकर वापस आ सके, तो हम असल में भविष्य में पहुंच जाएंगे। तकनीकी रूप से हाँ। ये तो भविष्य की यात्रा का एक तरीका हुआ, और वो भी भौतिकी के नियमों पर आधारित। बिल्कुल, ये ज्ञात भौतिकी का, आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत का सीधा नतीजा है। इसमें कोई अटकलबाजी या साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है। सिद्धांत के स्तर पर वाह। चुनौती जाहिर है वो है वहां तक जाना, उस भयानक गुरुत्वाकर्षण में बचे रहना और फिर वापस आना। ये हमारी आज की तकनीक के लिए लगभग असंभव है। समझ गई। लेकिन सिद्धांत के तौर पर हाँ, ब्लैक होल भविष्य का एक दरवाजा खोलते हैं। भविष्य की यात्रा तो चलिए मान लिया सिद्धांत में मुमकिन है, लेकिन क्या अतीत में जाना, क्या वक्त में पीछे जाना भी मुमकिन है? क्या ब्लैक होल या उनसे जुड़ी कोई और चीज हमें पीछे ले जा सकती है? यहीं पर शायद वर्म होल का जिक्र आता है ना? हाँ, अतीत की यात्रा का जो विचार है वो और भी ज्यादा जटिल और फिलहाल तो काल्पनिक ही लगता है। और यहीं पर आइंस्टीन और उनके एक साथी नैथन रोजन, उनका एक और बहुत ही हैरान करने वाला गणितीय विचार सामने आता है। कौन सा? आइंस्टीन रोजन ब्रिज, जिसे आम भाषा में वर्म होल कहा जाता है। वर्म होल? हाँ, ये स्पेस टाइम में एक तरह का कह लिए सैद्धांतिक शॉर्टकट है, एक सुरंग। शॉर्टकट? कैसा शॉर्टकट? कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक कागज की शीट है, ठीक? आपको शीट के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। आप या तो पूरी शीट पर चलकर जा सकते हैं, जो लंबा रास्ता है, हाँ। या फिर आप कागज को मोड़कर दोनों कोनों को पास ला सकते हैं और फिर उनके बीच एक छेद करके सीधे पार जा सकते हैं, है ना? हाँ, ये तो करते हैं बच्चे भी। बस वर्म होल कुछ इसी तरह का एक सैद्धांतिक छेद या सुरंग है, जो ब्रह्मांड में 2 बहुत दूर के बिंदुओं को जोड़ सकता है, या शायद 2 अलग-अलग समयों को। 2 अलग समयों को? मतलब एक रास्ता जो आज से मान लीजिए 100 साल पहले खुलता हो। सिद्धांत तो यही कहता है, अगर वर्म होल स्पेस में 2 बिंदुओं को जोड़ सकता है, तो वो स्पेस टाइम में भी 2 बिंदुओं को जोड़ सकता है। यानी हो सकता है कि उसका एक मुंह यहाँ अभी साल 2025 में हो और दूसरा मुंह शायद 1985 में खुलता हो। बाप रे, ये तो कमाल है। या फिर एक मुंह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हो और दूसरा अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में, जिससे पलक झपकते आप गैलेक्सी पार कर जाएं। सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है ये। हाँ, लगता तो है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कोई बहुत बड़ा लेकिन छुपा है। ये इतना आसान होता तो
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। क्या है वो? सामान्य सापेक्षता के जो समीकरण वर्म होल की संभावना बताते हैं, वही ये भी बताते हैं कि इस तरह के वर्म होल अगर बनते भी हैं तो वो स्वाभाविक रूप से बेहद अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब वो बनते ही लगभग तुरंत अपने आप बंद हो जाते हैं, ढह जाते हैं, इतनी तेजी से कि रोशनी की एक किरण भी आर पार नहीं जा सकती। किसी अंतरिक्ष यान या इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो खुलते ही बंद। ओह, तो फिर फायदा क्या? फायदा तब हो सकता है अगर हम उन्हें किसी तरह खुला रख सकें, स्थिर बना सकें। स्टेबल? और वो कैसे होगा? यहीं पर मामला और भी अजीब हो जाता है। उन्हें खुला रखने के लिए, उन्हें स्थिर बनाने के लिए हमें एक बहुत ही विचित्र किस्म के पदार्थ की जरूरत होगी। ऐसा पदार्थ जिसमें ऋणात्मक ऊर्जा घनत्व हो, नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी। ऋणात्मक ऊर्जा, ये क्या होता है? वैज्ञानिक इसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं। ये कोई सामान्य पदार्थ नहीं है। इसके गुण हमारे जाने पहचाने ब्रह्मांड के हर पदार्थ से बिल्कुल उल्टे होंगे। जैसे मान लीजिए इसका वजन नेगेटिव हो, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण से दूर भागे, पास आने के बजाय। नेगेटिव वजन, ऐसा कुछ होता है क्या? समस्या यही है, ऐसा पदार्थ आज तक कभी देखा नहीं गया है। इसका कोई प्रायोगिक सबूत नहीं है। ये फिलहाल सिर्फ गणित के मॉडलों में और सैद्धांतिक भौतिकी के दुनिया में ही मौजूद है। तो बिना इस एक्सोटिक मैटर के वर्म होल सिर्फ एक दिलचस्प गणितीय संभावना बनकर रह जाते हैं, यात्रा का साधन नहीं। तो मतलब वर्म होल वाला रास्ता भी फिलहाल तो बंद ही लगता है। हाँ, व्यवहारिक रूप से तो यही लगता है। चलिए फिर वापस ब्लैक होल पर ही आते हैं। मान लीजिए कोई वर्म होल का इंतजार नहीं करता और किसी तरह इवेंट होराइजन को पार करके ब्लैक होल के अंदर ही चला जाता है, तो क्या होगा? क्या वो दूसरी तरफ से किसी और समय में या किसी और जगह पर निकलेगा? ऐसी भी तो कुछ थ्योरी सुनी है मैंने। हाँ, ये सवाल भी उतना ही पेचीदा है कि अंदर जाने के बाद क्या होता है। और स्रोत के अनुसार हकीकत शायद ज्यादा सीधी और शायद ज्यादा भयानक है। ब्लैक होल में गिरना, इवेंट होराइजन को पार करना, ये लगभग निश्चित रूप से एक तरफा यात्रा है। वन वे टिकट मतलब वापसी नहीं? कोई वापसी नहीं। इवेंट होराइजन वो बिंदु है जहां से लौटना असंभव हो जाता है, इसीलिए उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। लेकिन अंदर होता क्या है? जैसे ही कोई चीज, या मान लीजिए कोई काल्पनिक अंतरिक्ष यात्री इवेंट होराइजन को पार करता है, उसके लिए स्पेस और टाइम का बर्ताव बहुत अजीब तरह से बदल जाता है। देखिए, हमारे सामान्य अनुभव में क्या होता है, हम स्पेस में किसी भी दिशा में जा सकते हैं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, है ना? हाँ। लेकिन समय में हम केवल एक ही दिशा में बढ़ सकते हैं, भविष्य की ओर। हम अतीत में नहीं जा सकते। सही। इवेंट होराइजन के अंदर ये भूमिकाएं, ये दिशाएं पलट जाती हैं। कैसे? वहां आप स्पेस में केवल एक ही दिशा में बढ़ सकते हैं, नीचे की ओर, सीधे सिंगुलैरिटी की तरफ। आप चाहकर भी वापस ऊपर या साइड में नहीं जा सकते। स्पेस की दिशाएं सीमित हो जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि टाइम की दिशा वो शायद बदल सकती है। ये इतना अजीब है कि हमारी सहज बुद्धि इसे पकड़ नहीं पाती। तो मतलब आप अनिवार्य रूप से सिंगुलैरिटी की ओर खींचे चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे हम सब यहाँ बाहर अनिवार्य रूप से भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही इवेंट होराइजन के अंदर आप अनिवार्य रूप से सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं। और फिर सिंगुलैरिटी पर क्या होता है? वो अनंत घनत्व वाला बिंदु? सिंगुलैरिटी वो जगह है जहां हमारी भौतिकी, जैसा हम उसे जानते हैं, वो पूरी तरह से फेल हो जाती है। उसके सारे नियम टूट जाते हैं। वहां घनत्व अनंत है, गुरुत्वाकर्षण अनंत है, स्पेस टाइम का खिंचाव या कर्वेचर अनंत है। हमारे मौजूदा सिद्धांत, चाहे वो आइंस्टीन की रिलेटिविटी हो या क्वांटम मैकेनिक्स, ये नहीं बता सकते कि सिंगुलैरिटी पर असल में क्या होता है। तो जो भी चीज वहां पहुंचती है, वो प्रभावी रूप से हमारे ज्ञात ब्रह्मांड से हमेशा के लिए कट जाती है। उसकी जानकारी, उसका अस्तित्व, सब कुछ इवेंट होराइजन के पीछे हमेशा के लिए कैद हो जाता है। किसी बाहर वाले के लिए वो चीज बस गायब हो गई, हमेशा के लिए। तो यानी दूसरी तरफ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई व्हाइट होल वगैरह? सीधे तौर पे तो नहीं लगता। हालांकि जैसा आपने कहा, कुछ बहुत ही काल्पनिक और सैद्धांतिक विचार जरूर हैं। एक अटकल यह है कि शायद ब्लैक होल के अंदर गिरने वाला पदार्थ किसी तरह किसी दूसरे ब्रह्मांड में या हमारे ही ब्रह्मांड के किसी बहुत दूर के हिस्से में एक तथाकथित व्हाइट होल के जरिए बाहर फेंका जाता हो। व्हाइट होल, ये क्या है? व्हाइट होल गणितीय रूप से ब्लैक होल का ठीक उल्टा है। एक ऐसी काल्पनिक जगह जहां से चीजें सिर्फ बाहर निकल सकती हैं, अंदर कुछ नहीं जा सकता। अच्छा,
लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, मैं फिर जोर दूंगा, ये पूरी तरह से काल्पनिक है। आज तक किसी व्हाइट होल का रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला है। ये गणित के समीकरणों में एक संभावना की तरह दिखता है, पर हकीकत में ऐसा कुछ है या नहीं कोई नहीं जानता। ये वाकई एक ब्रह्मांडीय पहेली है। इसका जवाब शायद तभी मिले जब हमारे पास भौतिकी का एक नया, ज्यादा मुकम्मल सिद्धांत हो, जैसे क्वांटम ग्रेविटी का सिद्धांत, जो गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर अभी वो पूरी तरह बना नहीं है। तो मतलब सीधे ब्लैक होल में कूदना तो टाइम ट्रैवल या स्पेस ट्रैवल का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। ये तो एक तरह से निश्चित अंत जैसा लग रहा है। फिलहाल की समझ तो यही कहती है। लेकिन क्या भविष्य में कोई उम्मीद है? क्या वैज्ञानिक इन रहस्यमय चीजों को समझने और शायद इनके नियमों का किसी तरह इस्तेमाल करने की दिशा में कुछ कर रहे हैं? कोई रिसर्च? हाँ, बिल्कुल। वैज्ञानिक समुदाय ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। ये ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें 2025 तक के कुछ महत्वपूर्ण मिशनों और तकनीकों का जिक्र है जो इसमें मदद कर रहे हैं या करेंगे। जैसे कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EXT। इसी ने हमें कुछ साल पहले मेसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, उसकी पहली सीधी तस्वीर दी थी। याद है वो धुंधली सी रिंग? हाँ, वो तस्वीर तो बहुत वायरल हुई थी। और फिर हमारी गैलेक्सी वाली की भी दी थी। बिल्कुल। फिर हमारी अपनी मिल्की वे के केंद्र में जो सैजिटेरियस A नाम का ब्लैक होल है, उसकी भी तस्वीर ली। ये EST असल में कोई एक टेलीस्कोप नहीं है। तो क्या है? ये दुनिया भर में फैली हुई कई रेडियो दूरबीनों का एक नेटवर्क है। वो सब मिलके काम करते हैं जैसे कि वो एक ही पृथ्वी के आकार की वर्चुअल दूरबीन हो। इससे उन्हें अभूतपूर्व रिजोल्यूशन मिलता है। कमाल है। इसके अलावा भविष्य के कुछ और महत्वाकांक्षी मिशन भी हैं, जैसे लीसा, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना। लेजर? हाँ, ये स्पेस में तैनात किया जाएगा। इसमें लाखों किलोमीटर की दूरी पर 3 अंतरिक्ष यान होंगे जो एक त्रिकोण बनाएंगे। इनका काम होगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। स्पेस टाइम में जो सूक्ष्म लहरें उठती हैं ना, हाँ। खासकर जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं या विलय करते हैं, ये उनको डिटेक्ट करेगा। गुरुत्वाकर्षण तरंगे? हाँ, इन सभी तकनीकों से हमें ब्लैक होल के गुणों के बारे में बहुत सटीक जानकारी मिल रही है और मिलेगी। जैसे उनका वजन कितना है, वो कितनी तेजी से घूम रहे हैं, उनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ये सब। आपने घूमने वाले ब्लैक होल का जिक्र किया। क्या उनके घूमने से कोई खास फर्क पड़ता है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, कम से कम सिद्धांत के स्तर पर। देखिए, जो ब्लैक होल घूमते नहीं है, स्थिर है, जिन्हें श्वासचिल ब्लैक होल कहते हैं, उनकी सिंगुलैरिटी एक बिंदु जैसी मानी जाती है। एकदम बीच में एक पॉइंट। ठीक है, लेकिन जो ब्लैक होल घूमते हैं, जिन्हें केयर ब्लैक होल्स कहते हैं, और माना जाता है कि असलियत में ज्यादातर ब्लैक होल घूमते ही हैं, उनकी सिंगुलैरिटी एक बिंदु नहीं बल्कि एक रिंग जैसी हो सकती है, एक छल्ला। इसे रिंगुलैरिटी कहते हैं। रिंग, बिंदु की जगह रिंग। हाँ, और ये घूमने वाले यानी केयर ब्लैक होल, इनके आसपास स्पेस टाइम का खिंचाव और भी ज्यादा जटिल होता है। वो घूमते हुए अपने चारों ओर स्पेस टाइम को भी अपने साथ घसीटते हैं, जैसे पानी में घूमता हुआ भंवर अपने आसपास के पानी को घसीटता है। इस प्रभाव को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। फ्रेम ड्रैगिंग? हाँ, और कुछ बहुत ही एडवांस्ड और सैद्धांतिक मॉडलों में ये सोचा जाता है कि शायद इस घूमती हुई रिंगुलैरिटी से बचकर निकलना संभव हो सकता है। शायद वहां से कोई वर्म होल जैसा रास्ता खुलता हो जो आपको किसी और जगह या किसी और समय में ले जाए। ये घूमने वाले ब्लैक होल शायद समय के चारों ओर एक तरह का स्पाइरल या घुमावदार रास्ता बनाते हैं। ये तो फिर से किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लग रहा है, रिंग से बचकर निकल जाना। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत रोमांचक है, पर यहाँ फिर से वही व्यवहारिक बाधाएं आ जाती हैं। क्या? पहली बात तो ये कि केयर ब्लैक होल के अंदर की भौतिकी भी अभी पूरी तरह से समझी नहीं गई है। ये गणितीय रूप से बहुत जटिल है। दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी बाधा वही है, इवेंट होराइजन के पास और अंदर गुरुत्वाकर्षण बल इतने चरम पर होते हैं। एक चीज होती है टाइडल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना अलग अलग होता है कि वो किसी भी चीज को नूडल्स की तरह खींचकर लंबा कर देगा। इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। स्पैगेटिफिकेशन मतलब स्पैगेटी जैसा? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी भयानक परिस्थितियों में आज की तकनीक से बना कोई भी अंतरिक्ष यान या कोई इंसान एक पल भी टिक नहीं सकता। वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। हमें ऐसी अविश्वसनीय रूप से मजबूत सामग्री चाहिए होगी, ऐसे शक्तिशाली प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए होंगे जिनके हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरी गहरी और थोड़ी डरावनी भी चर्चा के बाद अगर हम अपने उस शुरुआती सवाल पर लौटें, क्या हम ब्लैक होल के जरिए
वक्त में सफर कर सकते हैं? इस सारी जानकारी की रोशनी में अब क्या जवाब बनता है? देखिए, अगर हम पूरी तरह ईमानदार रहें और वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जवाब थोड़ा मिला जुला है, कई परतों में है। सिद्धांत के स्तर पर हाँ, आइंस्टाइन के समीकरणों की कुछ व्याख्याएं ऐसी संभावनाएं दिखाती हैं, जैसे टाइम डायलेशन का इस्तेमाल करके भविष्य में जाना। हाँ। या फिर अगर एक्सोटिक मैटर जैसी कोई चीज मिल जाए और हम स्थिर वर्मूल बना सकें तो शायद अतीत में भी, शायद, या फिर घूमने वाले केयर ब्लैक होल के अंदर वो रिंगुलैरिटी वाला रास्ता। ये सब गणितीय रूप से शायद हाँ की ओर इशारा करते हैं। ये संभावनाएं मौजूद हैं कागज पर, लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब हम वास्तविकता के धरातल पर आते हैं, व्यवहारिक रूप से बात करते हैं, तो इसका जवाब है अभी तो बिल्कुल नहीं, और सच कहूं तो शायद कभी नहीं। चुनौतियां सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है, वो भौतिकी के मूलभूत नियमों की हमारी समझ से जुड़ी हैं। एक्सोटिक मैटर जैसी चीजें मिलेंगी या नहीं पता नहीं। इवेंट होराइजन एक ऐसी दीवार लगती है जिसे पार करना मतलब गायब हो जाना, और सिंगुलैरिटी एक ऐसा रहस्य है जहां हमारे सारे नियम खत्म हो जाते हैं। तो क्या ये सारी बातें, ये सारे सिद्धांत, ये सब बस दिमागी कसरत है? क्या इनका कोई मतलब नहीं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। विज्ञान में कल्पना का, सैद्धांतिक खोज का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है, कहीं ना कहीं कल्पना ही हमें सितारों तक ले गई है। आज जो चीजें हमें सिर्फ सिद्धांत लगती हैं, अजीब या असंभव लगती हैं, वही कल नई खोजों का, नई तकनीकों का आधार बन सकती हैं। हो सकता है कि समय यात्रा की असली चाबी सीधे ब्लैक होल के अंदर कूदने में ना हो, बल्कि उनके काम करने के तरीके को, स्पेस टाइम के व्यवहार को और गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम स्तर को गहराई से समझने में हो। क्या पता हम भविष्य में स्पेस टाइम को अपनी मर्जी से मोड़ने के तरीके इजाद कर लें, बिना किसी ब्लैक होल के उस जानलेवा माहौल में जाए हुए। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब सीधे रास्ते के बजाय नियमों को समझकर कोई और रास्ता निकालना। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना अजीब है और संभावनाओं से कितना भरा हुआ है। तो शायद अंतिम सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि ये है कि ब्रह्मांड हमें क्या करने की इजाजत देता है, उसके नियम क्या हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या है वो? यही कि क्या वक्त का सफर, ये जो टाइम ट्रैवल का सपना है, ये हमेशा सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों और कहानियों का ही हिस्सा बन के रहेगा, या फिर ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों में ही कहीं बहुत गहरे इसके लिए भी कोई रास्ता छुपा है, कोई ऐसा राज जो बस खुलने का इंतजार कर रहा है, और जब खुलेगा तो हमें हैरान कर देगा। ये सवाल वाकई हमें इंसान की जिज्ञासा और खोज की उस अंतहीन प्यास की याद दिलाता है। हाँ, ब्रह्मांड अपने रहस्य बहुत धीरे धीरे खोलता है, और कौन जाने अगला पन्ना जो खुले वो हमें क्या कहानी सुनाएगा।